हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 4 वीडियो में हम आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और लवण के बारे में भी पूरे विस्तार रूप से हम आपको समझा दिए थे। और अम्ल, भस्म और लवण से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बता दिए थे। और आज का जो यह वाला क्लास है, यह इस चैप्टर का 5वां क्लास है, यानी कि 5वां पार्ट वीडियो है। और इस वीडियो में भी हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताएंगे, सारे प्रश्न का उत्तर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस क्लास में भी हम आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होगी। इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, और जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ताकि बाहर से अलग से समय दे करके आपको रटना न पड़े। क्योंकि अगर आप लोग चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, अन्यथा आप लोग रटते रह जाइएगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जिसको कि हम लोग विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, या फिर आप लोग बोलचाल की भाषा में बीबीसी पाउडर भी बोलते होंगे। अक्सर आप लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर या फिर नलियों में एक पाउडर छिड़का जाता है, जिसे ही हम लोग विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि कीटाणु अक्सर मर जाते हैं। तो हम लोग आज ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ही सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ध्यान रखिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। यह कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक होता है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है CaOCl2। और यदि आपसे पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कौन कौन से यौगिक को मिला करके होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि विरंजक चूर्ण को चूने का क्लोराइड भी बोला जाता है। अब चूने का क्लोराइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है वह चूने के पानी से होता है। यानी कि चूने के पानी में या फिर बुझा हुआ चूना में जब 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, और इसीलिए इसे चूने का क्लोराइड भी बोला जाता है। तो यदि आज के बाद आपसे पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि यह कौन कौन से यौगिक को मिला करके बनता है, तो आपको बताना है कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब चलिए हम लोग विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि देख लेते हैं समीकरण के द्वारा। यहाँ पर आप लोग समीकरण को भी ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर समझाएंगे, और ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जानते होंगे, क्या होता है, CaOH का दिहोल 2 होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का दिहोल 2 होता है। तो ऊपर में क्या कह रहा है कि बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, तो यहाँ पर बुझे हुए चूने पर Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिए, कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, CaOH का दिहोल 2 प्लस Cl2। और यदि हम लोग इसे 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CaOCl2 यानी कि
बिरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा और प्लस में H2O यानी कि जल प्राप्त हो जाएगा। तो यह वाला समीकरण आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यही होता है बिरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, यानी कि बिरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है यह समीकरण के द्वारा ही आप लोग याद रख सकते हैं कि CaOH का (2) प्लस Cl2, और यदि हम लोग इसे 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा CaOCl2। और यदि हम लोग इसे भाषा में लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो बिरंजक चूर्ण क्या होता है और इसके निर्माण की विधि क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पहले आप लोग देखते होंगे जिनके घर में कुआं होगा उनके कुएं में समय समय पर एक पाउडर डाला जाता था पानी को शुद्ध करने के लिए। वह पाउडर जो होता था वह ब्लीचिंग पाउडर ही होता था। सरकार के द्वारा भी चलाया गया था अभियान, जिसमें कुआं में जाकर के ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता था और व्यक्ति से बोल दिया जाता था कि दिन भर आपको पानी नहीं पीना है, और दिन भर के बाद आप लोग बड़े आराम से पानी पीते थे। पानी में जितने सारे भी जीवाणु होते थे, कीटाणु होते थे, वह ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा मर जाते थे। इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। या फिर आप लोग रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो देखते होंगे कि जितने सारे भी गंदगी होता है उस गंदगी पर एक पाउडर छिड़का जाता है, वह पाउडर भी ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। या फिर आप लोग अपने गांव घर मोहल्ले में देखते होंगे कि नलियों में एक पाउडर का छिड़काव किया जाता है, वह पाउडर भी ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। तो इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका उपयोग हम लोग लिखेंगे कि कपड़ा को विरंजन करने में, दूसरा उपयोग लिखेंगे कि जल को शुद्ध करने में, तीसरा उपयोग लिखेंगे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, और इसके साथ साथ भी हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं कि नलियों एवं गलियों में भी इसका छिड़काव करते हैं। कुएं के पानी को भी शुद्ध करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। तो बिरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वह बहुत सारा है और बहुत ही सार्थक उपयोग है। हमेशा अपने नलियों में BBC पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को छिड़कते रहना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर कीटाणु न पनपे और हमारा जो घर हो वह रोग मुक्त हो। तो यहाँ पर बिरंजक चूर्ण के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बिरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके निर्माण की विधि क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। अब चलिए हम लोग इसके गुण के बारे में जान लेते हैं कि बिरंजक चूर्ण का गुण क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला गुण होता है कि यह हल्का पीला होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बिरंजक चूर्ण होता है वह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन के गंध के जैसा होता है। यानी कि बिरंजक चूर्ण का गंध और क्लोरीन का गंध दोनों एक जैसा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लोरीन का गंध कैसे होता है इसमें, और आखिर यह क्लोरीन के गंध से क्यों मिलता जुलता है। तो इसका जवाब यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए। हम यहाँ पर आपको क्या बताए थे कि जब बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आप लोग जान रहे हैं कि बिरंजक चूर्ण को बनाया ही जाता है क्लोरीन गैस से, इसलिए इसका जो गंध होता है वह क्लोरीन गैस से मिलता जुलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यह क्लोरीन गैस के द्वारा ही बनाया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्लोरीन गैस जैसा गंध क्यों देता है, तो क्योंकि यह क्लोरीन गैस के द्वारा ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला गुण यही होगा कि यह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। दूसरा गुण होगा कि यह नमी और CO2 से टूट जाता है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है यदि उसे नमी प्राप्त होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा तो यह टूट जाएगा। इसके बाद तीसरा गुण है कि इसे वायु में खुला छोड़ देने पर इससे Cl2 गैस बाहर निकल जाता है। अभी हम आपको बताएं कि जो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है वह क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से होता है, कि बुझा हुआ चूना पर यदि हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। लेकिन अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को खुले में छोड़ देंगे तो इसमें से क्लोरीन जो गैस है वह बाहर निकल जाता है, यानी कि Cl2 गैस बाहर निकल जाता है। और इसके बाद चौथा गुण है कि यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीन गैस बनाता है, यानी कि Cl2 बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग बिरंजक चूर्ण के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बिरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। और यहाँ पर जो यह वाला समीकरण हम आपको बताए यह काफ़ी महत्वपूर्ण समीकरण है, CaOH का (2) प्लस Cl2, और यदि हम लोग इसे 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CaCl2 प्राप्त होगा, जो कि बिरंजक चूर्ण है। ठीक है, सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, CaOCl2। उसके बाद हम आपको इसका उपयोग भी बताए कि बिरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसके बाद इसका गुण बताए।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विरंजक चूर्ण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वह किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखें, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र तो आप लोग जान रहे हैं कि CaOCl2 होता है या फिर CaOCl×Cl, लेकिन यह वाला आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि CaOCl2 होता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, CaOCl2 होता है और इसका बनाने का विधि भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो यह तो आप लोग ध्यान ही रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण किन किन तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि जो विरंजक चूर्ण होता है वह किन किन तत्वों से मिलकर के बना है या फिर किन किन यौगिकों से मिलकर के बना है। तो हम आपको अभी बताएं कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर के बना है। जो विरंजक चूर्ण होता है वह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर के बनता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार के अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि विरंजक चूर्ण जो होता है वह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण जो है वह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन को उलट दिया गया है। ऊपर में क्या था क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार के अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है, तो तनु अम्ल से, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरीन गैस बनाता है। यानी कि एक ही प्रश्न को उलट फेर कर दिया जाता है और इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वह सोचता है कि दूसरा प्रश्न है और वह गलती कर देता है। तो नहीं, दोनों प्रश्न एक ही हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब विरंजक चूर्ण को आप लोग खुले में छोड़ देंगे तो उसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। तो क्या होगा, तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। तो काफ़ी सिंपल सा सवाल आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अमोनिया का सूत्र हम आपको बता दिए हैं, क्या होता है, NH3 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अमोनिया का सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH3 आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न बन रहा है कि विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो अभी ना हम आपको बताएं कि जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से विरंजक चूर्ण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में भी हम आपको बता दिए। जितना क्वेश्चन हम आपको बता दिए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है। खाने वाला सोडा तो आप लोग सभी लोग देखे होंगे और प्रायः यह सभी लोगों के घरों में जरूर होता होगा, क्योंकि जब भी घर में कोई पर्व त्योहार आता है या फिर ऐसे भी कोई मिठाई बनाना रहता है तो आप लोग इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसका दूसरा उपयोग भी हम आपको क्या बताए थे कि जब आप लोग खाते हैं और जब खट्टा ढकार आना शुरू हो जाता है या फिर जो खाते हैं वह नहीं पचता है तो बस पानी में घोल करके थोड़ा सा आप लोग खाने वाला सोडा को पी लीजिए, आप लोग का जितना सारा भी पेट का प्रॉब्लम है वह दूर कर देगा। जो भी खाए हैं नहीं पचा है उसको भी यह पचा देगा। तो ध्यान रखिएगा। अब हम आपको खाने वाला सोडा के बारे में ही बता रहे हैं कि खाने वाला सोडा, जिसको कि बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया कि बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और इसे मीठा सोडा या खाने
वाला सोडा या पाक सोडा भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, खाने वाला सोडा का 3 नाम है, मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा या फिर पाक सोडा भी बोला जाता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे सोडा विधि या फिर सॉल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका बनाने का विधि क्या है, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। NaCl के बारे में आप लोग जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड। यदि हम लोग सोडियम क्लोराइड में अमोनिया मिलाएंगे और साथ में जल मिलाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो NH4Cl प्राप्त होगा और NaHCO3 प्राप्त होगा, जो कि खाने वाला सोडा है। तो इसका बनाने का विधि यही होता है। यह वाला समीकरण आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि जो खाने वाला सोडा है उसके बनाने के लिए जो समीकरण है उसको लिखिए। तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस Cl2 से बन जाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3। और यदि हम लोगों को शब्द में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे कि कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। काफ़ी सिंपल है। चलिए अब हम लोग खाने वाला सोडा का गुण देख लेते हैं कि इसका कौन कौन सा गुण होता है। तो यह जल में कम घुलनशील होता है। आप लोग खाने वाला सोडा को जल में घोल करके देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से नहीं घुलेगा, यानी कि यह जल में कम घुलनशील होता है। दूसरा, यह क्षारीय होता है। आप लोग सोडा के बारे में जानते होंगे, यह स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तीसरा, यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और सिर्फ पकाने के लिए नहीं बल्कि पचाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि यदि आप लोग को भोजन अच्छे तरीके से नहीं पचा है तो आप लोग थोड़ा सा पानी में घोल करके आधा चम्मच खाने वाला सोडा को मिला करके पी लीजिए। जितना खाया पिया है सारा कुछ यह पचा देता है। तो इसको भोजन शीघ्र पकाने के लिए भी और भोजन शीघ्र पचाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग 3 गुण देख लिए खाने वाला सोडा का। अब हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला तो इसका उपयोग केक बनाने में किया जाता है, डबल रोटी बनाने में किया जाता है, पुआ पकवान बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मिठाई बनाने में भी किया जाता है, भोजन के रूप में भी किया जाता है, शीघ्र पचाने के लिए और शीघ्र पकाने के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज़ नहीं जल्दी पकता है उसमें यदि आप लोग खाने वाला सोडा थोड़ा सा मिला दीजिएगा तो वह जल्दी से पक जाएगा। या फिर इसका एक उपयोग और हम आपको बताते हैं कि यदि आप लोग के खाने में नमक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाए, जैसे मान लिया जाए कि दाल बनाए और दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ गया, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा सोडा मिला दीजिएगा तो वह नमक सामान्य हो जाएगा, यानी कि खाने में आपको ज़्यादा नमकीन नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर के खाने वाला सोडा का बहुत सारा उपयोग है, जो कि यहाँ पर अभी हम आपको बता दिए। तो अभी आप लोग खाने वाला सोडा के बारे में भी सब कुछ समझ गए होंगे। सबसे पहले आप लोग को रासायनिक नाम ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र ध्यान रखना है, NaHCO3। इसका बनाने का विधि कौन सा है, तो यह वाला समीकरण आप लोग को ध्यान रखना है। इसका गुण कौन सा है, तो यहाँ पर गुण भी हम आपको बता दिए और इसके अलावा इसका उपयोग भी हम आपको बता दिए। अब चलिए देखिए, अब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा के ऊपर किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। कैसे आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस यौगिक के कारण पकवान मुलायम हो जाता है। यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है उसमें किस यौगिक के कारण जो पकवान होता है वह मुलायम हो जाता है। खाने वाला सोडा क्यों मिलाया जाता है पकवान को मुलायम करने के लिए, तो आखिर उसमें क्या होता है कि पकवान मुलायम हो जाता है, तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और यदि आपसे परीक्षा में टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए, टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है KHC4H4O6। थोड़ा कठिन है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस यौगिक के कारण पकवान मुलायम होता है, तो टार्टरिक अम्ल के कारण। अब उसके बाद यहाँ पर 2-3 प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग भी ध्यान रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो उदासीन हो जाता है। तो खाने वाला सोडा के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह क्षारीय होता है, और यदि शरीर में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाता है, जैसे आप लोग देखते होंगे खाना खाते हैं उसके बाद खट्टा ढकार आना शुरू हो जाता है,
तो खट्टा ढकार आ रहा है, यानी कि हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ा हुआ है, अम्ल की मात्रा बढ़ा हुआ है। और यदि हम लोग खाने वाला सोडा खा लेंगे तो अम्ल और क्षार दोनों मिल करके उदासीन हो जाएगा और जो हमारा खट्टा ढकार आ रहा है वह बंद हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो होता है वह बस शरीर की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अब इसके बाद तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी होता है। अग्निशामक यंत्र कहने का मतलब कि कहीं पर आग लग जाता है और देखते होंगे आग को बुझाने वाला एक गाड़ी आता है, उस गाड़ी से कुछ लिक्विड निकलता है, तो इस लिक्विड में भी खाने वाला सोडा थोड़ा सा मिलाया जाता है, यानी कि आग बुझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सा यौगिक रहता है। अग्निशामक यंत्र में तो ध्यान रखिएगा NaHCO3 और H2SO4। तो H2SO4 के बारे में आप लोग जानते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और NaHCO3 यानी कि खाने वाला सोडा। तो अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सा यौगिक उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एक खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ठीक है, तो यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब में भी होता है। शराब जिसको कि बोलचाल की भाषा में दारू भी बोलते हैं, तो दारू में भी खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम आपको बहुत सारा उपयोग बता दिए खाने वाला सोडा के बारे में, और साथ ही साथ पूरा विस्तार रूप से हम आपको समझा दिए कि खाने वाला सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका गुण क्या क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या होता है, पूरा बात हम आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि खाने वाला सोडा के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे, और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे अंतिम टॉपिक है और सबसे अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि धोने वाला सोडा क्या होता है। धोने वाला सोडा जिसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। सोडा दो प्रकार का होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक खाने वाला सोडा, एक धोने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा को मिटकी सोडा हम लोग बोलते हैं कि मीठा सोडा है। तो चलिए हम आपको धोने वाला सोडा के बारे में बताते हैं कि धोने का सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या कैसे बनाया जाता है, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही बोल देते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट सिर्फ बोल देने से आपका पूरा नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलना जरूरी है, क्योंकि इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। 10H2O इसलिए लगा क्योंकि इसमें जल के 10 अणु विद्यमान रहते हैं, और चूंकि जल के 10 अणु विद्यमान हैं इसलिए इसका नाम डेकाहाइड्रेट पड़ता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो यहाँ पर 10 लगा हुआ है तो 10 को केमिस्ट्री में डेका पढ़ा जाता है, इसलिए आज के बाद से आप लोग इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और रासायनिक सूत्र भी आप लोग लिखिएगा Na2CO3 × 10H2O। कुछ स्टूडेंट सिर्फ Na2CO3 लिख करके छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें 10H2O लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जल के 10 अणु विद्यमान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। और जब इसे खुला वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो इसके जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे उत्फूलन की क्रिया कहते हैं, और देहात में इसे सज्जी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब हम लोग धोने वाला सोडा को खुले में छोड़ देंगे तो इसमें से जल के 9 अणु निकल जाते हैं, और जब इसमें से जल के 9 अणु निकल जाएंगे तो सिर्फ Na2CO3 × H2O बच जाएगा। इसलिए इसको कभी भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। तो धोने वाला सोडा के बारे में आप लोग समझ गए। अब चलिए इसका गुण बताते हैं कि इसका गुण क्या होता है। तो सबसे पहला गुण तो होता है कि यह सफ़ेद पारदर्शी होता है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है, और यह सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन कैसा होता है, पारदर्शी होता है। दूसरा, यह क्षारीय होता है। सोडा के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि यह कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसके अलावा जब धोवन सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर हो जाते हैं। जाहिर सा बात है कि जल को हम लोग गर्म करते हैं तो
तो जल बाष्प बन के उड़ जाता है। उसी प्रकार से जब धोने वाला सोडा में जल के 10 अणु विद्यमान हैं और जब हम लोग धोने वाला सोडा को गर्म करेंगे तो उसमें से जल के जितने सारे भी अणु हैं वह बाहर निकल जाएंगे, यानी कि जो जल के 10 अणु विद्यमान होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं, जिसे निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यानी कि जब धोने वाला सोडा को गर्म करेंगे और गर्म करने से जब जल के 10 अणु बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद उस सोडा को क्या कहते हैं, निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद चौथा गुण है कि इसे सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है, यानी कि धोने वाला सोडा का दूसरा नाम सोडा क्षार या फिर सोडा राख भी बोला जाता है। तो इसका गुण आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 गुण हम आपको बता दिए। अब चलिए इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं कि धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो पहला, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। दूसरा, घरों की साफ सफाई करने के लिए। तीसरा, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग होता है। और चौथा, लाल लिटमस पत्र को नीला करने में, क्योंकि जाहिर सा बात है कि यह क्षार है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने में भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम आपको धोने वाला सोडा के बारे में भी पूरा बात बता दिए। अब इसके बाद देख लीजिएगा कि तूतिया का सूत्र क्या होता है, जिसको नीला थोथा भी बोला जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि तूतिया का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा CuSO4 × 5H2O, इसका दूसरा नाम नीला थोथा भी होता है। उसी प्रकार से हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, FeSO4 × 7H2O। उसी प्रकार से श्वेत कशिश का सूत्र क्या होता है, ZnSO4 × 7H2O। तो यह भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद एक आखिरी प्रश्न और बच गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यह बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है। जब किसी का हड्डी फ्रैक्चर कर जाता है या फिर हाथ पैर टूट जाता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक ऊपर से बहुत कठोर पट्टी बांध देता है, तो वह जो पट्टी होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। यानी कि उस पट्टी को बनाने के लिए जिस पाउडर का उपयोग किया गया है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अक्सर यह क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। अर्धहाइड्रेट इसलिए होता है क्योंकि इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, और हाफ को अर्ध बोलते हैं इसलिए अर्धहाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है और इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP भी बोलते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप लोग समझ गए। अब चलिए इसका बनाने का विधि क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, किसको, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं और जिसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जब जल का 3/2 अणु बाहर निकल जाता है तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हम लोग जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो गर्म करने से जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद और अगला जो प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। यानी कि जो अभी हम आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताए उससे संबंधित ही क्वेश्चन है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। तो इसका जवाब होगा कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाएगा तो मृत तापित प्लास्टर बनेगा, जिसे शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में जम जाते हैं। आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि जब प्लास्टर करते रहता है तो एक पाउडर निकालता है और जो पट्टी बांधता है उसके ऊपर पाउडर को रख करके और जैसे ही उस पर पानी डालता है तो 5 से 10 मिनट में वह कठोर होकर के जम जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह जल के संपर्क में जैसे ही आता है तो 5 से 10 मिनट में जम जाता है और इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं।
और प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम बना लेता है, यानी कि जब वह कठोर हो जाता है तो वह फिर जिप्सम हो जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही जल के संपर्क में आता है वह जिप्सम बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप लोग समझ गए। अब चलिए इसका उपयोग हम आपको बता देते हैं, जो कि सबसे अंतिम है। इसका उपयोग सबसे पहला तो हम आपको बता दिए कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में, क्योंकि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर डॉक्टर कर करके और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टी बांध देता है ताकि दोबारा से हड्डी इधर उधर ना हो। तो सबसे पहला उपयोग तो इसका यही हो जाएगा कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में। दूसरा उपयोग हो जाएगा कि खिड़कियों एवं दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि खिड़की या दरवाजा में छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, उस छिद्र में यदि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को भर देंगे तो वह अच्छे तरीके से बंद हो जाता है और लकड़ी के जैसा ही कड़ा हो जाता है। तो खिड़कियों और दरवाजों के महीन छिद्रों को भी बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा उपयोग खिलौना बनाने में। जिस प्रकार से मिट्टी का खिलौना बनाया जाता है उसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी खिलौना बनाया जाता है। उसके बाद अगला हो गया कि कलाकृतियां बनाने में या कि मूर्ति बनाने में। जैसे कला के मतलब क्या हो गया कि मूर्ति उर्ति बनाने में। तो मूर्ति के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि बड़ा बड़ा मूर्ति बनता है, जैसे सरस्वती का मूर्ति हो गया, दुर्गा माँ का मूर्ति हो गया। इस प्रकार से मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है मिट्टी के जगह पर। उसके बाद प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा हॉस्पिटल में उपयोग होता है। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बहुत सारा उपयोग है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर अब समाप्त हो गया, यानी कि जो दूसरा नंबर चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण वाला, यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और आज के इस क्लास में हम आपको क्या क्या बताए। सबसे पहला हम आपको बताए थे विरंजक चूर्ण के बारे में, उसके बाद खाने वाला सोडा के बारे में, उसके बाद धोने वाला सोडा के बारे में, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताए। तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन आज हम आपको बताए, और यह चारों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चारों में से कोई ना कोई 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में हर हाल में पूछा ही जाएगा, इसलिए इस चारों क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का यह क्लास आपको कैसा लगा जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। बिल्कुल कमेंट बॉक्स को एकदम आप लोग कमेंट कर करके भर दीजिए, क्योंकि आज आपको बताना है कि यह पूरा चैप्टर आपको कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा, कोई डाउट रह गया या फिर कोई डाउट नहीं रहा, इसके बारे में भी आपको वहां पर बताना है। तो अगर आप लोग को अच्छे तरीके से यह पूरा चैप्टर समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है, और यदि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जस्ट इसके अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। चाहे इस चैप्टर में जितना सारा भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और फिर उसके अगले क्लास में अभी तक हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितना चैप्टर पढ़ा चुके हैं सारा चैप्टर से टेस्ट लेंगे। तो आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा, साथ ही साथ इसके अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।